Hello. Okay, chalo, start. So this question is based on an editorial summary. जैसे हम लोगों ने constitutional morality discuss किया था, we have this question related to the status of income in the Indian economy, right? यहाँ से हम लोगों को ये जानने को मिलेगा कि basically middle income trap क्या है, कौन कौन सी इकोनॉमीज, जैसे आज की डेट में अगर हम देखें तो साउथ कोरिया, चीले जैसी कुछ कुछ इकोनॉमीज हैं दैट आर स्टक इन द मिडिल इनकम ट्रैप. उस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस करने के लिए व्हाट कैन वी डू? सो लेट्स फर्स्ट एनालाइज द क्वेश्चन कि कैसे हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, एंड अलोंग विद दैट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग साथ साथ नोट डाउन कर लेंगे, राइट? सो वी नीड टू डिस्कस द challenges India faces in transitioning from a lower middle income to a higher middle income country, right? तो ये क्या करना है, डायरेक्टिव क्या है क्वेश्चन का? डिस्कस करना है. इट मीन्स आपको कुछ कुछ चैलेंजेस के साथ साथ फिर आपको डिस्कशन के ही पार्ट में सॉल्यूशंस देना, एंड देन यू हैव टू कंक्लूड, राइट? सो सबसे पहले आप कैसे स्टार्ट करोगे? लेट अस टेक दिस एज अ फुल फ्लेजेड 15 मार्क क्वेश्चन. 250 वर्ड में डिस्कस करेंगे तो पूरा समरी आ जाएगा. ऑलराइट, इंडिया का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है? एनी आइडिया रिलेटेड टू द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ पर कैपिटा इनकम? इट्स ओके. तो यहाँ पे फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन कि जो लोअर मिडिल इनकम है और हायर मिडिल इनकम कंट्री है वो हम किस पैरामीटर के बेसिस पे डिफाइन करते हैं. फर्स्ट थिंग, सो जो मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज होती हैं, दे हैव टू क्रॉस अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, एंड दैट थ्रेशोल्ड इज डिफाइंड बाय द पर कैपिटा इनकम. Most economies or any economy that has not crossed the $4,500 threshold of per capita income, वो सारी की सारी मिडिल इनकम इकोनॉमीज में आ जाती हैं. मिडिल इनकम, लो इनकम भी नहीं. लो इनकम इकोनॉमीज वो हो जाएंगी जो ऑलरेडी 1000 to 2000 पर कैपिटा के थ्रेशोल्ड को क्रॉस नहीं कर पाई हैं. लाइक अगर हम लोग 2007 की बात करें, 2007 में इंडिया का जो पर कैपिटा इनकम था दैट वाज अराउंड द रेंज ऑफ 1000 to 1500, नॉट इवन 1500, 1000 to 12,000 डॉलर्स पर कैपिटा, ये जो डॉलर है, ठीक है. 2018 यानी कि 17-18 में अगर पर कैपिटा इनकम दोबारा कैलकुलेट करी जाए या फिर उसको कंपेयर किया जाए तो ओवर अ डेकेड जो पर कैपिटा इनकम का जो ग्रोथ है दैट वाज ओनली बाय $1,000 ओनली, यानी कि 2500 के आसपास के रेंज में इन 2017-18 पर कैपिटा इनकम का रेंज था, राइट? इस बार के बजट में क्या है? Like this was the low income economy, this is the middle income stage, this is the middle income stage. जो ये जो 4500 precisely it is 45, 15 or 16 exact amount, ठीक है, ये जो threshold है that has been defined by the World Bank. Okay, World Bank important thresholds को define करता है with respect to economic development. पॉवर्टी से रिलेटेड थ्रेशोल्ड वर्ल्ड बैंक ने डिफाइन किया हुआ है. मिनिमम जो पर कैपिटा है 2.15 डॉलर से बिलो कोई कमा रहा है या अर्न कर रहा है पर डे, दैट पर्सन इज बिलो पॉवर्टी लाइन, राइट? तो दिस इज द बेसिक स्टेटस दैट अगर हमको लो या फिर मिडिल इनकम ट्रैप जो होता है उसके थ्रेशोल्ड को हमें क्रॉस करना है, वी हैव टू एंश्योर that by at least by 2028-29 we are able to reach this level of per capita income with respect to the Indian economy that we can state. ठीक है, ये बेसिक we have like covered ample of points और ample of data जो हम लोग possibly introduction में लिख सकते हैं, right? सो इसमें साथ साथ हमारा एडिटोरियल भी कवर हो रहा है, आपका आंसर राइटिंग समरी, आंसर राइटिंग भी प्रैक्टिस हो रहा है, समराइज भी हो रहा है आपका कंटेंट.
यहाँ पे सबसे पहला अगर चैलेंज आ जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, दैट वी फेस ओवरऑल इकोनॉमी का जो सबसे मेजर चैलेंज है, दैट इज इंटरस्टेट डिस्पैरिटी. रीजनल और इंटरस्टेट डिस्पैरिटी से इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वी आर एज एन इकोनॉमी वी हैव बीन टैकलिंग विद रीजनल डिस्पैरिटीज. राइट, इनिशियल स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रीजनल डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए रोल किसका आया? सबसे महत्वपूर्ण रोल आ गया था आपका पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का. राइट, कि जो रीजनली बैकवर्ड रीजन्स है वहां पे भी हमने पीएसयू खोला ताकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट और इनकम मिल सके. Then we entered the post liberalization or post LPG reforms phase. Post LPG reforms phase के बाद जो रीजनल डिस्पैरिटी थी वो अलग तरीके की थी. There was a different kind of regional disparity. IT sector and IT hubs, they emerged in mostly in southern Indian states, Bangalore, Hyderabad, Chennai and all. Right, वहाँ पे because of that what happened, जो highly skilled professionals थे, उनका क्या mass movement या what we can say mass migration हुआ. जो आपका पुश एंड पुल फैक्टर होता है इकोनॉमी में, दैट लीड्स टू माइग्रेशन ऑफ स्किल्ड लेबर फोर्स. जहाँ पे जॉब ज़्यादा मिलेगी, जहाँ पे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या CTC आपको ज़्यादा मिलेगी, you will leave your hometown and you will go and settle in that place, right? Yes. ठीक, तो यहाँ पे because of this regional disparity in terms of opportunities, regional disparity in terms of development, in terms of अगर हम और specific होना चाहे तो हर state की अपनी अपनी एक policy है. Some states happen to be more business friendly, some states happen to be more startup friendly. Like we have the state of Gujarat, like we have the state of Karnataka, okay, we have the state of Tamil Nadu to some extent. Mostly it is what? Mostly अगर हम देखें तो it is आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का ज़्यादा हो जाता है. ठीक, on the flip side there are certain states जहाँ पे local politics intervene कर जाती है, right? There are certain states that are following a different trajectory or different ideology. For example, the state of West Bengal. क्या हुआ था? टाटा का एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ही खोलना था एंड दे डिड नॉट अलाउ इट. फार्मर्स का कितना तरक्की हो जाता, कितना प्रॉस्पेरिटी स्प्रेड हो जाता in terms of employment and per capita income, and they missed out on that because they were very rigid because of their political philosophy. They are not very business friendly. आपका नक्सलवाड़ी मूवमेंट है, उसका जो रूट है चारू मजूमदार, इनिशियल स्टेज का उसका जो ट्रैजेक्टरी था दैट वाज ठीक है, जस्टिफाइड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब वो स्टार्ट हुआ था. फिर एक पॉइंट के बाद इट शुड हैव एंडेड बट इट डिड नॉट. राइट, कुछ स्टेट्स हैं जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड स्टेट्स हैं, राइट, कुछ आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं. ठीक, वहाँ पे लोकल इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है दैट इवन इफ वी वांट टू इम्प्लीमेंट सर्टेन पॉलिसीज, even if we want to invest and build infrastructure, it is very very difficult. ठीक, तो local politics plays a very important role. तो यहाँ पे अगर हम लोग interstate disparity को GS3 के perspective से यहाँ पे लिखना चाहें, then we can quote some of the data that जैसे कुछ disparities के नाम पे there are certain upper income states like the state of Delhi. सिर्फ एक डिस्पैरिटी हम लोग समझने के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं. राइट, यू हैव द स्टेट ऑफ तेलंगाना, कर्नाटका, हरियाणा, तमिलनाडु. ठीक, स्टेट्स लाइक तेलंगाना, इनका जो 4306,
हरियाणा का पर कैपिटा इज स्टिल हाई। ठीक है, तो ये जो स्टेट्स हैं दीज आर ईदर इन द अपर मिडिल इनकम स्टेट और दे आर नियरिंग द अपर मिडिल इनकम स्टेज। तो जो हमारे इनकम के स्टेजेस हो जाएंगे दैट इज लो इनकम कैटेगरी, लो टू मिडिल इनकम कैटेगरी, आपका प्रॉपर मिडिल इनकम, अपर मिडिल इनकम एंड देन हाईएस्ट अपर इनकम स्टेट। ठीक है, यस 3934 हरियाणा का पर कैपिटा इनकम है। सबसे अभी सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम देखे तो दैट इज दिल्ली का $5500। एग्जैक्ट न्यूमेरिकल याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर मेंस में आपको एग्जैक्ट डेटा या एग्जैक्ट नंबर नहीं आता है तो प्लीज मत लिखना। गलत डेटा लिखोगे इट विल नॉट बी राइट, एग्जामिनर तुरंत वेरीफाई कर लेगा। अप्रॉक्स लिख सकते हो, बट दैट टू अवॉइड। अगर आपको सिर्फ सरफेस लेवल पे याद है तो आप सरफेस लेवल पे लिख दो दैट सम ऑफ द स्टेट्स बिलोंगिंग टू द अपर इनकम कैटेगरी इंक्लूड दिल्ली, कर्नाटका, तेलंगाना एक्सेट्रा। ठीक है, लो इनकम कैटेगरी में आ जाएंगे आपके ईस्टर्न बेल्ट के जो आपके स्टेट्स हैं, राइट। छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, दीज आर सर्टन लो इनकम कैटेगरी स्टेट्स। बिहार हो गया। तो what we see is an economic divide with respect to western and southern India and eastern and northern part of the country, right? So that economic divide we have to eliminate. इसके लिए अलग अलग स्कीम्स हैं, चाहे आप बजटरी मेजर्स को कैलकुलेट कर लो, राइट। बजटरी मेजर्स में यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया, लॉन्ग टर्म सॉफ्ट लोन्स दिए हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को in order to build infrastructure, 30-year long term loans that was announced in last year's budget। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में हम लोग मदद करेंगे, देन डेफिनेटली जो आपकी जो इंटर स्टेट डिस्पैरिटी है उसमें यू विल सी अ मेजर इम्पैक्ट और अ मेजर डिफरेंस, राइट। ठीक है, तो बेसिक जो आपका एज अ मैटर ऑफ फैक्ट है व्हाट यू कैन एक्चुअली कोट इज दैट इंडिया मस्ट क्रॉस $4,500 पर कैपिटा थ्रेशोल्ड टू अवॉइड व्हाट, टू अवॉइड। यहाँ पे आप टू फ्रेजेस को यूज कर सकते हो, या तो आप स्टैग्नेशन लिख लो प्रॉपर, या फिर टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिडिल इनकम ट्रैप। मिडिल इनकम ट्रैप का बेसिक मतलब ये भी होता है कि एक बेस ईयर के प्राइसेस पे इकोनॉमी अभी के कंपैरिजन में इकोनॉमी अभी भी वही की वही है। जैसे अगर 2007 में हम लोग बोल रहे हैं कि 1000 के आसपास आपका $1000 के आसपास आपका पर कैपिटा इनकम था, एंड वी आर टेकिंग 2011 एंड 12 एज द बेस प्राइस, एंड देन वी आर सेइंग 2018 में 2200 के आसपास, $2200 के आसपास यू हैड योर पर कैपिटा इनकम। दैट्स नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट इंक्रीज, क्योंकि ऑलरेडी उसमें जनरल प्राइस लेवल के जो इंक्रीज का इम्पैक्ट है दैट इज ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर इन दैट अमाउंट, राइट। सो दैट इज ऑल्सो मिडिल इनकम ट्रैप कि आप बेस प्राइस के कंपैरिजन में पर कैपिटा इनकम में उतनी ज़्यादा सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं ला पाए। ओके, सो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। यहाँ पे अगर हम लोग पॉलिसी रिकमेंडेशंस की बात करें तो वी हैव टू हैव अ सर्टेन बैलेंस, चाहे हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात कर ले या फिर हम लोग इंटरस्टेट ट्रेड के बारे में बात कर ले, देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शनिज्म। नो, दीज आर पॉलिसी रिकमेंडेशंस, दीज आर रिकमेंडेशंस जो आप रेकमेंड कर रहे हो कि ये सारी चीजें हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू फॉस्टर ग्रोथ in the long run। देखो ये भी वही बात कर रहे हैं, देश को बढ़ाना है, ठीक है। तो
व्हाट इज मोर प्रेवलेंट? अभी अगर आप आज का केस सिनेरियो देखो तो इंडिया एज एन इकोनॉमी साइनिंग बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स. इंडिया कतार का बायलैटरल ट्रेड है, राइट? इंडिया यूएस के ट्रेड टॉक्स चल रहे कि $500 बिलियन तक ट्रेड ले जाना है. एंड देन वी ऑल्सो हैव इंडिया एंड यूके के ट्रेड टॉक्स, अगेन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट फिर से स्टार्ट हो गया है, आज ही के न्यूज़पेपर में था. रशिया वी हैव, राइट? ऑस्ट्रेलिया यूएई के साथ ऑलरेडी हम लोग कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एंड पार्टनरशिप अग्रीमेंट्स वी हैव ऑलरेडी साइंड, राइट? व्हाट कैन यू टेक फ्रॉम दिस? ये फ्री ट्रेड की तरफ है. ऑन द फ्लिप साइड, व्हाट डू वी हैव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म? इंडिया फर्स्ट पॉलिसी, राइट? इंडिया फर्स्ट पॉलिसी in the context of Atmanirbharta, in the context of Atmanirbharta. मेक इन इंडिया हो गया, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम हो गई. बट ये नेगेटिव प्रोटेक्शनिज्म में हम इसको काउंट नहीं करेंगे. वी विल काउंट इट एज अ पॉजिटिव प्रोटेक्शनिज्म. इसका बेसिक मतलब ये होता है कि जो प्री रिफॉर्म एरा था इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का, दैट वाज नेगेटिव, क्योंकि हम हाई टैरिफ लगा रहे थे इंपोर्ट्स पे. नाउ दैट इज नॉट द केस. वी आर अलाउइंग इंपोर्ट कॉम्पिटिशन, but at the same time we are incentivizing the domestic firms via various schemes. Make in India, PLI हो गया, right, etc etc. MSMEs को हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं उन सेक्टर्स में जहां हम लोग डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बूस्ट कर सकते हैं, ताकि लॉन्ग रन में धीरे धीरे हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी खत्म हो. इट इज नॉट पुटिंग अ बार ऑन. फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हर साल पब्लिश करती है एक लिस्ट, अ लिस्ट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, बट डोमेस्टिक कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी उतनी है दैट वी कैन मैन्युफैक्चर फॉर आवर ओन सेल्स. तो एक टाइम था जब उस लिस्ट को हम लोग नेगेटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट के नाम से इशू करते थे. बाद में इसका क्या नोमेनक्लेचर चेंज हो गया. नाउ इट इज नोन एज दी पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट. हर साल इसको इशू किया जाता है. राइट नाउ आई थिंक 108 समथिंग प्रोडक्ट्स आर देयर, राइट? सो दैट इज वन थिंग कि देयर हैज टू बी अ बैलेंस बिटवीन फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शनिज्म. सो यू कैन राइट डाउन अ नंबर ऑफ पॉइंट्स that are already contemporary in the economy, right? Multiple industries को हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल PLI स्कीम में ही हम लोग टॉय एंड हैंडीक्राफ्ट मेकिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करने का इंसेंटिव लेकर आए हैं, राइट? सो दैट इज वन थिंग. इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस, हाउ डू वी इम्प्रूव इंस्टीट्यूशंस? How do we improve governance? That is another aspect. आज के रोल में दूसरा पॉइंट क्या था आपका? टू सपोर्ट मल्टीपल इंडस्ट्रीज. मल्टीपल इंडस्ट्रीज में अगेन यू हैव योर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यू हैव इनिशिएटिव्स दैट बूस्ट द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, राइट? देन स्टेट में, हर स्टेट में जो उनकी कॉम्पिटिटिव, हर स्टेट की जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, राइट? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम. ऑलरेडी जो ट्रेडिशनली पहले से मैन्युफैक्चर होता आ रहा है उसको हम लोग और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, राइट? और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ एज एन इनिशिएटिव ऑफ मेजर्स लाइक ग्लोबलाइजेशन. Measures like globalization, right? Vocal to local. Then institutions and governance की अगर हम बात करें, how can institution and governance play a very important role in fostering what? Industrial growth and development. In ensuring कि India, not just industrial growth and development, but how can governance play a role in ensuring that we cross a certain income threshold, that we break the stage of economic stagnation? कैसे? Tax reforms, for example.
हम लोग ऑलरेडी हमारे यहाँ जो टैक्स स्ट्रक्चर है दैट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर. ऑलरेडी इट इज प्रोग्रेसिव मीन्स जो कम कमा रहा है, जिसके पास ज़्यादा इनकम नहीं है, डज नॉट हैव टू पे एज मच टैक्स, and as you are entering the higher income tax slab, you have to pay a higher rate of tax. Likewise, indirect tax reforms, that is the GST related reforms, right? GST के भी tax slabs हम लोग decide कर रहे हैं on the basis of the need and on the basis of the income category of people who are purchasing certain goods. जो एकदम essential commodities and food items हैं, they are being included in the 0 to 3% income tax slab. And जो luxury goods हैं या फिर जो unhealthy goods हैं like cigarettes and everything, उसको highest income tax slab में. And that is being adopted through what? Cooperative federalism. GST काउंसिल का जो स्ट्रक्चर है उसमें स्टेट्स का भी अच्छा खासा रोल है, राइट? सो ओवरऑल आप लोगों को पता है इस साल का जीडीपी फोरकास्ट क्या है? व्हाट इज द जीडीपी फोरकास्ट एज पर द यूनियन बजट? या फिर एस्टिमेट, लीव द टेक्निकल टर्म असाइड, व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर दिस ईयर? जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट, जीडीपी का साइज नहीं, जीडीपी साइज एंड जीडीपी ग्रोथ दोनों में डिफरेंस होता है. ग्रोथ रेट इज ऑलवेज इन परसेंटेज, somewhere it is somewhere around 9 to 10%. Profit? No, we are talking about GDP growth rate. Yes, kind of. मतलब I'm not getting what you're trying to say. Nominal. It's given in the budget. Budget का कुछ पहले 4 चैप्टर्स पढ़ोगे आपको दिख जाएगा. मतलब अभी तक खोल के देखा नहीं है बजट, ऐसा? सर के वीडियो देखे, दैट्स इट. वीडियो के बाद पीडीएफ खोलने का जरूरत नहीं पड़ा आपको. नहीं, सी द पर्पस इज कि हम लोग वीडियोस इसलिए पोस्ट करते हैं ताकि आके आप वीडियो देख लो, बट उसके बाद फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब आप पढ़ोगे वीडियो देखने के बाद तो वो बहुत जल्दी कवर हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपके माइंड में वो पॉइंट्स होते हैं. दैट इज द पर्पस. इसका मतलब ये नहीं कि हम जो समरीज वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं आप उसको स्किप आउट. यू हैव रिसीव द बजट समरी. ग्रेट. ठीक है, तो दूसरा आपका इंडस्ट्रियल गैप, इनकम डिस्पैरिटी. हाउ डू वी ब्रेक द इनकम डिस्पैरिटी अमंग पीपल? जो ह्यूमन कैपिटल है, जो हमारा लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स में हर तरीके का लेबर है, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स, राइट, एआई स्पेशलिस्ट, कोडर्स. दे आर ऑल्सो हाईली अनस्किल्ड प्रोफेशनल्स जो मनरेगा के वर्कर्स हैं, राइट, जिनसे आप कोई भी काम करवा लो वॉलंटरी, दे आर रेडी टू गेट एम्प्लॉयड इन एनी काइंड ऑफ जॉब और एक्टिविटी. राइट, वी हैव अ वास्ट रेंज ऑफ लेबर फोर्स, हर तरीके का लेबर हमारी कंट्री में है. सो व्हाट इज दैट वन एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट जिसको हम अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो लॉन्ग रन में, नॉट इमीडिएटली बट आने वाले 5-10 या व्हाट वी कैन से मिनिमम 15 साल अगर हम लेके चलें तो कुछ हद तक इनकम डिस्पैरिटी इवन आउट हो सकती है. कंप्लीटली तो कभी नहीं होगी, इट्स नेवर गोइंग टू बी द रियलिटी. अपस्किलिंग, रीस्किलिंग, right, that is skill development and education reforms, ताकि जो भी बच्चा ग्रेजुएट होके निकल रहा है, स्कूल से निकल रहा है, the education, basic education as well as the basic skill set is ample enough कि वो एक इंडस्ट्री में इनकॉर्पोरेट हो सके. राइट, इंडस्ट्रियल लेवल पे उसका स्किल सेट मैच होना चाहिए. एंड दैट इज हाउ course curriculum,
how much autonomy we are giving to our university with respect to designing the course curriculum and all. Right. तो ये आपके बेसिक पॉलिसी recommendations हो गए, बेसिक solutions हो गए. That's it. Have we completely answered this question? Challenges ले लिए, solutions discuss कर लिए. Now you can write the conclusion. What can be the best possible conclusion for this answer? इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी, इंडिया सच एन इकोनॉमी जिसके पास अभी भी टाइम है टू रीप इट्स डेमोग्राफिक डिविडेंड. इफ वी एंश्योर रीजनल स्टेबिलिटी with respect to economic growth and development, कि tier 2 and tier 3 cities में भी उतना growth और development हो रहा है. If we ensured balanced and regional growth across all the regions of the economy and all the sectors of the economy, then the growth trajectory would be much more resilient, one thing. And second thing, possibilities will increase that we are able to cross the $4,500 threshold. बाकी ये इमेज है क्यूट सा सोलर कोरोना, राइट. सोलर कोरोना नहीं, सॉरी, सोलर कोरोनल होल्स, डार्क होल्स जो सनस्पॉट्स होते हैं, राइट. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सनस्पॉट्स, तो बेसिकली these are the regions जहाँ पे मैग्नेटिक एक्टिविटी ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है, राइट. तो आसपास के एरिया का जो सरफेस का जो टेम्परेचर है दैट इज अराउंड 4500 और उससे भी ज़्यादा, कई ज़्यादा होता है. दैट इज नॉट इवन द आइडियल टेम्परेचर. इन रीजन्स का जो टेम्परेचर होता है दैट इज मच मोर लोअर. इन रीजन्स का जो टेम्परेचर होता है दैट इज मच मोर लो. ओके, तो ये बेसिकली ओपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं. दीज आर ओपन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो high speed they allow high speed solar winds to escape. So basically how it actually works is, sun का जो surface होता है, surface के beyond there is a layer that is highly radioactive. जैसे अर्थ के एस्थेनोस्फेयर में कन्वेक्शनल सेल्स होते हैं, ठीक सन के भी सब सरफेस में यू हैव कन्वेक्शनल सेल्स दैट आर कंटिन्यूअसली एमिटिंग अ लॉट ऑफ फ्यूजन एंड फिजन एनर्जी दैट इज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द सोलर सरफेस. बट कहीं पे भी मैग्नेटिक एनर्जी के डिस्टर्बेंस से ये सोलर होल्स या फिर सनस्पॉट्स एमिट होते हैं. तो व्हाट हैपन्स इज, जैसे हमारे अर्थ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, लाइकवाइज यहाँ पे भी एमिशन होता है सोलर फ्लेयर्स का थ्रू दीज सनस्पॉट्स ओनली. एंड दीज आर द सनस्पॉट्स, दीज आर द होल्स दैट आर अ रिजल्ट that cause solar flares. Okay, as a result they cause solar flares and solar winds, and ultimately solar winds earth के perspective से कैसे important है? Certain geophysical phenomena, aurora australis, aurora borealis, that is one thing. Solar flares, they interact with the geomagnetic layer of the earth, जिसकी वजह से हमको bright lights देखने को मिलती है, northern lights, southern lights, you all know about that. उसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा सोलर फ्लेयर आता है तो दे डायरेक्टली इंटरप्ट विद द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज. जो आपके रेडियो कम्युनिकेशंस होते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, लाइंस और पावर लाइंस होती हैं, दे गेट डिसरप्टेड. सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी सिग्निफिकेंट. तो ये जो आपके सोलर फ्लेयर्स होते हैं, दे प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल इन इम्पैक्टिंग व्हाट, द सोलर वेदर, space weather or solar weather, right? These are the solar flares that are actually responsible कि जो मार्स जैसा planet है that is completely barren, हमारे अर्थ को तो प्रोटेक्ट कर लिया, किसने प्रोटेक्ट किया? जियोमैग्नेटिक फोर्स ने, right? Because of the absence of any such prominent geomagnetic force, not complete absence,
but a very weak presence of geomagnetic force on Mars. ये जो solar flares थे, they were able to, you know, push away any kind of atmosphere that may have held life together. Okay, so दैट इज वाई ये इसीलिए ये भी कहा जाता है कि जो अर्थ और सन का जो बीच का डिस्टेंस है दैट इज इन द गोल्डी लॉक और द हैबिटेबल जोन. ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रक्चर को डिसरप्ट करता है. इट कॉजेज जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स, राइट. अर्थ का जो आयोनोस्फेयर होता है, एक्सोस्फेयर होता है, उसके बाद आयोनोस्फेयर होता है जहाँ पे आयंस are present that are responsible for radio networks and communication, that gets directly disrupted. ठीक है, तो सन का भी एक कोर होता है. इफ वी लुक एट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन, जैसे अर्थ का भी एक स्ट्रक्चर होता है, लाइकवाइज सन का भी एक रीजन होता है, दैट इज द कोर ऑफ द सन, दैट इज एक्सट्रीमली वेरी हॉट. Then we have the radioactive zone. We have the radioactive zone. उसके beyond we have the convective zone. इसके बाहर का जो होता है that is the convective. What is the convective zone? Convective zone is basically जहाँ पे आपके convectional cells होते हैं that are responsible, ultimately responsible for emitting a lot of fusion and fission heat. Radioactive zone में already fission and fusion जैसे जो aspects हैं they are already taking place between two prominent gases, hydrogen and helium. Then उसके बाद आपका photosphere आ जाता है. Photosphere basically the outermost layer of the sun, right, जहाँ पे आपके solar flares and heat and light is getting emitted. And around the sun what do we have? Heliosphere. Heliosphere. ठीक है, तो it is considered कि sun का जो surface है and जो उसके आसपास का जो area है, this heliosphere is much more hotter than the original surface of the sun itself. Reason being क्योंकि that is ultimately receiving the ultimate heat energy जो आपका radio heat और light emit हो रहा है. That's it. Then you have the Technology Adaptation Fund. Technology Adaptation Fund basically is an initiative by InSpace. InSpace का initiative है to boost India's space technology sector on the domestic front. Indigenous space technology sector. Indigenous development of space technology sector. Right? तो इसमें again MSMEs, research and development, इसमें डोमेस्टिक इनोवेशन, डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्टेड स्पेस सोल्यूशन, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन, कमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस टेक, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी. राइट, इट्स ऑलरेडी रिटन आउट देयर. बेसिक इसका जो ऑब्जेक्टिव है इम्पोर्ट डिपेंडेंसी को ख़त्म करना इज द फर्स्ट और द प्रायर मोस्ट ऑब्जेक्टिव जिसके कारण इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया. That's it. तो basically इसका जो फंडिंग स्ट्रक्चर है, let us have a look at its funding structure for once. फंडिंग स्ट्रक्चर थ्री-फोल्ड एस्पेक्ट में डिवाइडेड है. That is for the startups, that is for the MSMEs, and that is for the research and development wing. Research and development wing basically जो modern space solutions and technologies है उससे कैसे अपग्रेड कर सकते हैं. Right. तो जो स्टार्टअप्स और MSME है, स्टार्टअप एंड MSME है, तो ये फंड 60% प्रोजेक्ट कॉस्ट स्टार्टअप्स एंड MSMEs के लिए कवर करेगा. ओके, दैट इज TAF विल बियर 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट. बाकी जो 40% है
वो स्टार्टअप्स एंड एमएसएमईज अपने एंड से मोबिलाइज कर सकते हैं यूजिंग द कैपिटल मार्केट, यूजिंग एंजल इन्वेस्टर्स, व्हाटसोएवर मे बी द सोर्स। बाकी जो मैक्सिमम फंडिंग अमाउंट अगर देख लें इसका, तो दैट इज अप टू ₹25 करोड़ फंडिंग मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, तो ये जस्ट वेरी स्मॉल निटी ग्रिटी डिटेल्स विद रिस्पेक्ट टू प्री, दैट इज इम्पॉर्टेंट। देन उसके बाद हमारा इम्पॉर्टेंट एक आर्टिकल आ जाता है, दैट इज एसोसिएटेड विद दी दिनेश खारा कमिटी। दिनेश खारा कमिटी के recommendations ऑलरेडी आ गए हैं, राइट? So he is the former SBI chairperson who has issued recommendations with respect to the insurance sector. अच्छा, आप सबको पता है that हमारे यूनियन बजट में भी 100% FDI has been allowed for the insurance sector, yes? हाँ जी। तो according to the Dinesh, some of the key policy recommendations include 100% FDI. दूसरा इम्पॉर्टेंट जो रिकमेंडेशन है दैट इज कॉम्पोजिट लाइसेंसेस। कॉम्पोजिट लाइसेंस का बेसिक मतलब ये है दैट ओके, इफ एनी फर्म वांट्स टू ओपन इट्स इंश्योरेंस कंपनी, किसी भी फर्म को अपनी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अगर ओपन करनी है, तो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू गेट देमसेल्व्स लाइसेंस्ड फॉर द IRDAI। ठीक है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस, व्हाटसएवर। अब कोई फर्म है जो मल्टीपल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स सेल करना चाहती है, नॉट जस्ट लाइफ बट ऑल्सो मोटर व्हीकल, बट ऑल्सो एक्सीडेंट, बट ऑल्सो अदर मेडिकल डिजीजेस, राइट? ऑल्सो थेफ्ट इंश्योरेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी इंश्योरेंस सेक्टर धीरे धीरे ग्रो हो रहा है। अनदर वेरी इंटरेस्टिंग इंश्योरेंस सेक्टर दैट इज ग्रोइंग इज पेट इंश्योरेंस। यू कैन गेट द लाइव्स ऑफ योर पेट्स, जो पेट डॉग्स और कैट्स होते हैं उसकी भी लाइफ का इंश्योरेंस हो रहा है, राइट? सो बेसिकली अगर प्रोडक्ट, अगर कोई भी कंपनी, कोई, या यू हैव अ मंकी, यू हैव अ स्नेक, यार नो नो, शी और ही, हु हैज, you have a snake, okay, I don't think so. नहीं नहीं, इंश्योरेंस मुझे नहीं लगता होगा, it depends. What I'm saying is it actually depends. इतना डिटेल में मैंने कभी सर्च करने की कोशिश नहीं करी क्योंकि केस पहली बार आ रहा है यार। बहुत रेयर केसेस में, लाइक एक बार मैंने न्यूज़ में देखा तो दोबारा कभी रिपीट नहीं हुआ। बट यार किसी और को गलती से मत बोल देना तेरे पास सांप है, WPA वाले आ जाएंगे पहले। याद है व्हाट हैपेंड, सारस क्रेन वाला इंसिडेंट इन यूपी? the man was raising the Saras crane, right, as a pet. नहीं कर सकते यार। कौन सी, विच शेड्यूल, कौन से शेड्यूल में आता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर? इट वाज अ न्यूज़ बैक देन, लास्ट ईयर की। ओके, लेट इट बी। चलो इंश्योरेंस पे आते हैं। कॉम्पोजिट इंश्योरेंस मींस अगर कोई भी फर्म अपना प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन करना चाहती है तो हर बार IRDAI से लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉट एवरी टाइम द फर्म हैज़ टू टेक अ लाइसेंस फ्रॉम द IRDAI, राइट? अभी ये केस है कि अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस फर्म है, अगर वो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस बेचना चाहे, अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस फर्म है, अगर वो मोटर व्हीकल इंश्योरेंस भी देना चाहे तो सेपरेटली लाइसेंस लेना पड़ता है। दैट इज़ अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो एक कॉम्पोजिट लाइसेंस IRDA दे, दैट इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिसी रिकमेंडेशन। देन डिफरेंशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। डिफरेंशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का बेसिक यहाँ पे मतलब ये है कि अभी आज की डेट में अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है तो उसका जो रिक्वायरमेंट है टू ओपन अप इट्स ओन फर्म, that has a basic minimum authorized capital requirement, right? Exactly,
See, it basically means कि if you want to enter the insurance sector, if you want to open an insurance firm, you need to have an authorized capital of say 100 crore. This is not the exact amount, even I am not aware, but इतना minimum capital आपको लेकर आना ही आना है, ऐसा रूल है. तो डिफरेंशियल कैपिटल रिक्वायरमेंट का बेसिक मतलब यह है कि अगर कोई स्मॉल स्केल पे भी इंश्योरेंस फर्म खोलना चाहे या इंश्योरेंस का बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो दैट शुड बी अलाउड डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड द स्केल ऑफ द बिजनेस एंड द रिस्क दैट आर एसोसिएटेड. अब ये अगर हम लोगों ने एनेबल कर लिया तो इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट होगा, डायरेक्ट बेनिफिट उन फर्म्स और इंडस्ट्रीज को, उन फर्म्स को बेसिकली होगा जो माइक्रो इंश्योरेंस के सेक्टर में कुछ करना चाह रही हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय माइक्रो इंश्योरेंस? जैसे आपका माइक्रो फाइनेंस होता है, छोटे छोटे लोन्स होते हैं कोलैटरल फ्री, ठीक इसी तरह आपका माइक्रो इंश्योरेंस होता है जो ऐसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को सेल करता है दैट आर एट अ वेरी बेसिक मिनिमल प्रीमियम कॉस्ट so that everyone can buy it, everyone can start up with it. Yeah. सॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में भी इंश्योरेंस सेक्टर का इंपॉर्टेंट रोल है कि नहीं? जब हमने एसेट्स को इंश्योर करवाते हैं, मान लो कोई बिजनेस है जो डिसॉल्व हो गया, जो लिक्विडेशन में जा रहा है, कोई भी केस हो सकता है, and the firm starts to sell off its assets to pay the creditors. अगर फर्म ने पहले से ही इंश्योरेंस करवा के रखा है अपनी बिल्डिंग का, अपनी ज़मीन का, तो बाद में बेच देगा, उसका क्लेम जो है अगर लॉस में चला जाता है, मान लो फायर हो जाता है, मशीनरी जल जाती है, इट गोज इनटू अ लॉस, देन व्हाट हैपन्स? इंश्योरेंस कंपनीज अपना क्लेम पे कर सकेंगी. ओके, सो दैट इज व्हाट इट इज एसोसिएटेड विद. ठीक है, ठीक इसी तरह वन टाइम रजिस्ट्रेशन, आपका कैप्टिव लाइसेंसेस. कैप्टिव लाइसेंसेस उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, जो इंडिया में आके इंश्योरेंस बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. ठीक है, एंड देन डाइवर्सिफिकेशन इन अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो, कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं they should be allowed to sell other financial products as well, not just restricted to insurance. but कल को अगर वो डाइवर्सिफाई होना चाहे NBFC में, राइट, लीजिंग एंड फाइनेंसिंग में डाइवर्सिफाई होना चाहे, बैंक लोन्स प्रोवाइड करना चाहे, राइट, तो वो भी एक स्कोप ओपन होना चाहिए फॉर फ्यूचर, फॉर बेटर इंटीग्रेशन एंड पार्टिसिपेशन इन द फाइनेंशियल सिस्टम, राइट. यहाँ पे अच्छा दो अगर हम इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को जान ले रिलेटेड टू इंश्योरेंस, एक आपका हो जाता है इंश्योरेंस डेंसिटी. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंश्योरेंस डेंसिटी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंश्योरेंस डेंसिटी? का बेसिक मतलब होता है पर कैपिटा इंश्योरेंस. ठीक है, तो पर कैपिटा इंश्योरेंस प्रीमियम का मतलब जितने भी टोटल प्रीमियम्स कलेक्ट हुए हैं एक इकोनॉमी में बाय ऑल द इंश्योरेंस कंपनीज मिला के अपॉन द टोटल पॉपुलेशन, बिकॉज व्हाट वी आर डूइंग इज we are calculating per capita insurance, या इंश्योरेंस पेनिट्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो percentage of insurance premiums that have been collected to the GDP. Percentage of premium upon the total or upon the GDP of an economy is insurance penetration. अच्छा, दूसरा जो सवाल है दैट इज क्यों जरूरी है इंश्योरेंस सेक्टर हमारी इकोनॉमी के लिए? आप बताओ, एनीवन, व्हाई इज इंश्योरेंस सेक्टर इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोनॉमी? नहीं पता.
देखो आफ्टर बैंकिंग सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है इंश्योरेंस सेक्टर का, बैंकिंग के बाद जो सबसे बड़ा इन्वेस्टर है इन मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, इन बिग लंप सम प्रोजेक्ट्स जहाँ पे 10,000 करोड़ और उससे ऊपर ऊपर की फंडिंग जानी है, ठीक है। तो एक जरिया है कि हम लोग कैपिटल मार्केट से, मनी मार्केट से फंड्स रेज कर लें। जो दूसरा हमारा तरीका है दैट इज इंश्योरेंस सेक्टर्स बहुत क्रूशल रोल प्ले करती हैं इन टर्म्स ऑफ हैवी लेंडिंग बिजनेसेस। रीजन बीइंग बैंक्स के जो एसेट होते हैं, बैंक्स के जो डिपॉजिट्स होते हैं 5 साल के, 10 साल के, और जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका जो टाइम होता है वो 30 साल 40 साल का होता है। तो क्या बैंक लोन में और मेजर फंडेड प्रोजेक्ट्स में, यूजुअली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में, एक एस्पेक्ट हो जाता है दैट इज नोन एज व्हाट, द एसेट लायबिलिटी मिसमैच, राइट। ऑन द फ्लिप साइड व्हाट हैपेंस इज, जितने भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनका 20 साल 30 साल का पीरियड है, एंड जितने भी आपके इंश्योरेंस सेक्टर में फर्म्स हैं जिन्होंने 20-20 30-30 40 साल का प्रीमियम इकट्ठा करके रखा हुआ है, क्योंकि वो लाइफ इंश्योरेंस है, मान के चल रहे हैं कि इंसान इतना अगर हेल्दी है, नॉर्मल है, पागल नहीं है, तो इतना तो जिएगा ही जिएगा, या फिर कोई टर्मिनल डिजीज नहीं है, तो दिस मच बेसिक मिनिमम लाइफस्टाइल तो इतना है। यार अगर कोई 20 साल का है और वो लाइफ इंश्योरेंस ले रहा है अपने लिए, तो फर्म्स वुड ऑटोमेटिकली अज्यूम कि 40 साल तक तो बंदा जिएगा ही जिएगा, राइट, 40-50 साल तक। तो वहां पे कंपनी क्लेम पे करती है ना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंश्योरेंस सेक्टर देखें तो इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेटरी अथॉरिटीज IRDAI, राइट। IRDAI इस्टेब्लिश कब हुआ था? बैक इन 1999, और नारासिम्हा कमिटी रेकमेंडेड दैट बैंक्स का अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, रेगुलेटरी मैकेनिज्म है, दैट इज द RBI, तो इंश्योरेंस सेक्टर का भी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होना चाहिए। समवेयर अराउंड 1988, ठीक है। 1986 में वी हैड 1938 में वी हैड ऑलरेडी इनैक्टेड द इंश्योरेंस एक्ट। तो अब तक वो जो एक्ट के अंदर जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, जितने भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स थे, दैट वाज द मेन गाइडिंग फैक्टर, ठीक है। चलो दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज द स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। That is the strategic and economic significance. What do you understand by that? This is with respect to the Andaman Sea. Andaman Sea का strategic and economic significance क्या है with respect to India, with respect to the Indo-Pacific region? So first let us understand a little bit about Andaman Sea and then we'll try to attempt this question, and this will be it for today, ठीक है। Alright, so Andaman Sea basically is a marginal sea that is there in the Eastern Indian Ocean. Marginal sea है Eastern Indian Ocean में, जो कि that lies to the southeast of the Bay of Bengal region, right? This Andaman Sea is between India's Andaman and Nicobar Islands and also close to Myanmar. Myanmar से भी vicinity में, Myanmar में there is a particular archipelago, राइट तो इसमें दोनों एस्पेक्ट्स आ जाएंगे, आपका अंडमान निकोबार आइलैंड आ जाएगा, म्यांमार के भी कुछ आइलैंड्स, मरगुई आर्किपेलागो है, दैट आल्सो लाई इन द अंडमान सी, राइट। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है बाय कनेक्टिंग व्हाट, दिस पर्टिकुलर रीजन हैपेंस टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेट ऑफ द वर्ल्ड, मलक्का स्ट्रेट। सो बेसिकली अंडमान सी, नंबर 1 जो आप पहला पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस लिखोगे, अंडमान सी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन कनेक्टिंग द स्ट्रेट ऑफ मलक्का टू व्हाट, बे ऑफ बंगाल, राइट। ये कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ मलक्का को टू द बे ऑफ बंगाल।
So that is one of the most important significance. उसके अलावा tourism, fisheries, oil and gas exploration के लिए काफ़ी important है. Another very important factor related to Andaman Sea is obviously the China factor, the growing influence of the Chinese in the South China Sea and the proximity of Andaman Sea. Right? So Andaman Nicobar Islands के पास there is a group of islands, that is the Cocos Island. China is already building a naval base over there. See, South China Sea में the group of islands that we refer to partly Paracel. Andaman Sea के पास you have a group of islands, Cocos Island, where China is using or thinking of it as a natural base, natural naval base. Right? So that is of very, very strategic, very important strategically significance. क्यों South China Sea important है China के लिए? Why South China Sea important for China? South, yes, इसका nomenclature भी change कर दिया है अपने नाम, hydrocarbon exploration primarily, okay, primarily it is the hydrocarbon exploration. ठीक है, ठीक इसी तरह अंडमान सी भी is a very rich resource, has a very rich potential with respect to future oil and gas explorations. तो ये हमारी कंट्री की जो स्ट्रेटेजिक एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए भी काफ़ी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, राइट? उसके अलावा अदर देन द मेजर शिपिंग रूट, राइट, टूरिज्म, ऑयल एंड गैस, जो आपका एनवायरमेंटल एस्पेक्ट हो जाता है, कोरल रीफ्स हो गए, सी ग्रास हो गए, राइट, देन वी हैव द मैनग्रोव फॉरेस्ट्स, ओके, मैनग्रोव फॉरेस्ट, देन सम कीस्टोन स्पीशीज जैसे गल्फ ऑफ मन्नार में यू हैव वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज सी डोगोंग, ओके, दैट ऑल्सो हैज इट्स प्रेजेंट इन सी काउ, ऑल्सो हैज इट्स प्रेजेंस इन द अंडमान सी. ठीक है, अंडमान सी की सराउंडिंग कंट्रीज अगर देख लें तो दे इंक्लूड इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, ऑल्सो मलेशिया, एंड जियोलॉजिकली ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी एक्टिव, हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक्स एंड सुनामी, क्योंकि इट लाइज ऑन दी सुंदा प्लेट, सुंदा प्लेट दैट सीज अ वेरी हाई टेक्टोनिक एक्टिविटी. ऑलराइट, ठीक है, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए क्या सिग्निफिकेंस है अंडमान सी का, यू ऑल हैव अंडरस्टूड. अब लिख लोगे आंसर, 10 मार्क्स में ही लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं, राइट? सो ये रीजनल ट्रेड सिक्योरिटी, इफ़ यू वांट टू कंक्लूड इट नाउ यू कैन से दैट इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ensuring regional trade, security, right? Then ecology, environmental protection. It acts as a natural barrier. जो भी आपका कैलामिटी हो रहा है इन द बे ऑफ बंगाल और इन एनी, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मैनग्रोव्स दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर. सो बेसिकली, हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस की बात करें तो स्ट्रेटेजिक हो गया, इकोनॉमिक हो गया, सिक्योरिटी से रिलेटेड सिग्निफिकेंस हो गया, एंड एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन से रिलेटेड सिग्निफिकेंस हो गया, राइट? द ओनली एक्टिव वॉल्केनो इन इंडिया, इंडिया की एक्टिव वॉल्केनो एक ही जगह पे है, वेयर इज इट? बैरन आइलैंड, राइट? चलो, ग्रेट. So this was it for today. Thank you so much. Bye bye.